हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर पे। ट्रांसफार्मर का जो सारा प्रश्न दिया है निमी में, उस सेट को करेंगे इस वीडियो में। लगभग यानी कि 35 प्रश्न इस यानी कि लेक्चर में। तो आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। यानी कि निमी का प्रश्न जो यानी कि इतना महत्वपूर्ण हो गया है कोई भी एग्जाम टेक्निकल के लिए, क्योंकि वर्तमान में जो एग्जाम चल रहा है यानी कि DRDO का, उसमें लगभग 85% क्वेश्चन इसी सेट से आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं T2 के लिए भी कहीं हो सकता है इससे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाए, तो आपको एग्जाम में जाकर पछताना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम ये सेट चला रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिए। आज का ट्रांसफार्मर का पहला प्रश्न दिया है, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। किसका, यानी कि उच्च आवृत्ति के लिए कह रहा है दोस्तों, ठीक है। और उच्च आवृत्ति के लिए जो यानी कि प्रयोग करते हैं यानी कि फेराइट कोर का उपयोग करते हैं। किसका, यानी कि फेराइट कोर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि फेराइट कोर। ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन इज बी। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए फिगर है, ठीक है। और कह रहा है क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E2 सर E1 और V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच क्या संबंध है। तो दोस्तों यानी कि प्राथमिक और द्वितीय के बीच जो संबंध होता है, ठीक है, वो यानी कि E1 बराबर यानी कि V1 होता है, ठीक है। E1 बराबर V1 और E2 बराबर में दोस्तों जो होता है यानी कि V2 होता है। ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी कि तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि ट्रांसफार्मर में यानी कि कंजर्वेटर का यानी कि क्या कार्य है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कार्य यानी कि नमी में प्रवेश को रोकता है, तो ये तो सिलिका जेल का कार्य है भाई, इसको हटा दीजिए। बी में कह रहा है यानी कि वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है, तो ऊष्मा को तो स्थानांतरित नहीं करेगा, ठीक है। सी में आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है, ठीक है, ऐसा भी नहीं होता है। और डी में यानी कि लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर को के विस्तार की अनुमति देता है। जब दोस्तों यानी कि तेल जब गर्म होता है तो वो फैलता है, और जब फैलता है तो वही उसका यानी कि रास्ता प्रदान करता है। कंजर्वेटर जो होता है यानी कि समझिए कि वो इमरजेंसी में लगा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। हाँ, तो दोस्तों यानी कि टुकड़े टुकड़े में जो कोर बनाते हैं, ठीक है, टुकड़े टुकड़े में जो कोर बनाते हैं तो इसका यानी कि उपयोग क्या है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि टुकड़े टुकड़े में जो कोर बनाया जाता है तो इससे क्या होता है, यानी कि ईडी करंट लॉस कम होता है। क्या होता है, यानी कि ईडी करंट जो लॉस होता है वो यानी कि कम होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ईडी करंट लॉस, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, ये देख सकते हैं यानी कि फिगर है, ठीक है। यानी कि ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। देखिए ये जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे कह रहा है कि इसका जो शीतलन होगा किस प्रकार का होगा। दोस्तों यानी कि फिगर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये यानी कि जो दर्शाता है आपको यानी कि ऑयल, ठीक है, यानी कि ऑयल नेचुरल कूलिंग है, ठीक है, ऑयल नेचुरल कूलिंग है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी कि तेल प्राकृतिक ठंडा। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर से यानी कि अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। देखिए दोस्तों यानी कि ट्रांसफार्मर से जो अधिकतम दक्षता प्राप्त करते हैं तो उसके लिए शर्त होता है। ये शर्त इस प्रकार है, यानी कि कॉपर लॉस बराबर, ठीक है, यानी कि कॉपर लॉस बराबर जो होता है दोस्तों यानी कि आयरन लॉस होता है। क्या होता है, आयरन लॉस होता है। कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि ताम्र हानि बड़ा है आयरन हानि से, तो ऐसा तो संभव नहीं है। बी में है यानी कि छोटा है, और सी में दिया यानी कि ये बराबर है। तो राइट आंसर की बात किया जाए जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होगा तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि ट्रांसफार्मर में बुकलोज रिले के यानी कि शीर्ष फ्लोट शीर्ष का यानी कि क्या कार्य है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में कार्य यानी कि नमी की उपस्थिति में सक्रिय है, ठीक है, नमी की उपस्थिति में यानी कि सक्रिय है। और बी में दिया हुआ है दोस्तों यानी कि अतिभार की स्थिति में सक्रिय है। सी में है यानी कि खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय है। और डी में है यानी कि उच्च तापमान की स्थिति में सक्रिय है। तो दोस्तों ये जो होता है आपको यानी कि अतिभार की स्थिति में सक्रिय होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, वर्तमान ट्रांसफार्मर, ठीक है, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि बोझ को कम करने के लिए। बी में है निरंतर निर्गत बनाए रखने के लिए। सी में है उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए। और डी में है यानी कि
पढ़ने में यानी कि त्रुटि को कम करने के लिए। तो दोस्तों यानी कि जो अब बनाया जाता है यानी कि पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए, जो त्रुटि कम हो इसलिए उसको यानी कि कम कोड हानि इससे प्राप्त होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि आज का अगला प्रश्न है यानी कि ऑफलोड टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड यानी कि क्यों काट दी जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि काटा जो जाता है, क्यों काटा जाता है वो हमको बताना है। ऑप्शन ए में है यानी कि उदासीन बिंदु ऐसे यानी कि टैपिंग को विसंयोजित करने के लिए। ठीक है, बी में है यानी कि डाइवर्टर के चलते हुए संपर्क को विसंयोजित करने के लिए। सी में है यानी कि संपर्क बिंदुओं पर यानी कि भार स्पार्किंग को कम करने के लिए। डी में है यानी कि वाइंडिंग में के लिए एक विद्युत यानी कि अलगाव प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रदान करते हैं यानी कि संपर्क बिंदु में जो स्पार्क होता है उसको यानी कि कम करने के लिए उसको यानी कि ऑफ कर देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि पावर ट्रांसफर भाग का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो भाग दिया हुआ है, ठीक है, ये पार्ट से दिया हुआ है, इसका नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो फिगर दिया हुआ है ये बुकलोज रिले का है। किसका है, यानी कि बुकोल्ज रिले का दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि बुकोल्ज रिले। तो ऑप्शन नंबर आपको यानी कि डी में दिया हुआ है। किसमें, ऑप्शन नंबर डी में दिया है बुकोल्ज रिले। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि ट्रांसफार्मर के समानांतर संचालन के लिए कौन सी दो स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि समानांतर के लिए किसके लिए कह रहा है, यानी कि समानांतर के लिए कह रहा है। और समानांतर के लिए दोस्तों यानी कि दोनों के पास जो है यानी कि फेज यानी कि सीक्वेंस समान होना चाहिए। क्या, यानी कि फेज सीक्वेंस जो है यानी कि समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, फेज सीक्वेंस। ऑप्शन ए में कह रहा है भार की प्रकृति, ऐसा तो कुछ नहीं है। बी में है तो शीतलन का प्रकार, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि सी में दिया है, यानी कि कला अनुक्रम समान होना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न यानी कि बड़े ट्रांसफार्मर में यानी कि तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे को यानी कि कम करने के लिए क्या करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में करें यानी कि पटलित कोर का उपयोग करते हैं। इससे तो कोई मतलब नहीं, इसे ऐसे करेंगे तो ईडी करंट लॉस कम होगा। ठीक है, और कोर की मोटाई को कम करेंगे, इससे भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों। और बी में दिया यानी कि रवा उन्मुख कोर का उपयोग करके, ऐसा भी नहीं है। और डी में दिया यानी कि चरमबंध, ठीक है, चरमबंध कोर व्यवस्था का उपयोग करके। तो राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि तांबा नुकसान को जो यानी कि कम करने का तकनीक यही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। देखिए दोस्तों, ये फिगर दिया हुआ है और हमको यानी कि बताना है ये जो दिया है फिगर ये किसका है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है वायु को ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो वायु को ट्रांसफार्मर तो है नहीं। बी में है यानी कि आयरन को ट्रांसफार्मर, चलिए ठीक है। और सी में है यानी कि रिंग को ट्रांसफार्मर, रिंग को ट्रांसफार्मर भी नहीं, और नहीं फेराइट को ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों ये जो फिगर दिया हुआ है यानी कि आयरन को ट्रांसफार्मर का फिगर दिया हुआ है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि नमी को जो यानी कि नियंत्रित करते हैं यानी कि सिलिका जेल का उपयोग करके। किसका, यानी कि सिलिका जेल का उपयोग करके यानी कि नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि सिलिका जेल। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सिलिका जेल। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न ट्रांसफार्मर पर यानी कि ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है। तो दोस्तों ओपन सर्किट के लिए, ठीक है, यानी कि ओपन टेस्ट जो किया जाता है तो उसमें यानी कि कोर लॉस ज्ञात होता है। उसे क्या, कोर लॉस ज्ञात होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, कोर लॉस। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है कोर हानि। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न ट्रांसफार्मर में तेल के क्रेकल टेस्ट से किसका निर्धारित किया जाता है। किसका कहा रहा है दोस्तों, यानी कि क्रेकल का कहा रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्रेकल टेस्ट से जो निर्धारित करते हैं वो यानी कि नमी का पता लगाते हैं। किसका, नमी का पता लगाते हैं। ऑप्शन किस में दिया है, नमी। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर का जो कोर बनाते हैं वो यानी कि कोल्ड रोल्ड, ठीक है, कोल्ड रोल ओरिएंटेड स्टील का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओरिएंटेड स्टील का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कोर, ठीक है, यानी कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। तो राइट आंसर की बात ही किया जाए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि ये देखिए फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का नाम पूछ रहा है हमसे, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है। ठीक है,
ये जो यानी कि फिगर दिया हुआ और ये ट्रांसफार्मर का हमसे नाम पूछ रहा है ये। चलिए ऑप्शन ए में दिया है यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर ये तो नहीं है। बी में है कोर ट्रांसफार्मर। दोस्तों ये जो फिगर है कोर ट्रांसफार्मर का ही दिया हुआ है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है कि पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर में जो विस्फोट यानी कि विस्फोट वेंट जो प्रदान करते हैं वो यानी कि प्रेशर को कम करता है। किसको? यानी कि प्रेशर को यानी कि कम करता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि प्रेशर को कम करना? ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले का कार्य क्या है। ऑप्शन ए में है उच्च तापमान से सुरक्षा, बी में है तेल में प्रवेश करने वाली नमी से सुरक्षा, और सी में यानी कि टैंक में दबाव लोडिंग से सुरक्षा, और डी में यानी कि अति भार और लघु पतन दोनों से सुरक्षा। तो दोस्तों यानी कि बकलोज रिले जो कार्य करता है यानी कि शॉर्ट सर्किट से भी सुरक्षा प्रदान करता है, और यानी कि जब अति भारित होता है उससे भी प्रदान करता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यानी कि वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में यानी कि क्यों जुड़ा होता है। तो दोस्तों ये जो जुड़ा होता है यानी कि यानी कि 3 कला 4 प्रणाली जो होता है उसमें आसानी से वितरण किया जा सके। ठीक है, तो ऐसा इसलिए करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न है आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में यानी कि किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। ठीक है, किस में कह रहा है यानी कि आदर्श में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि आदर्श में जो प्रेरित होता है वो यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ प्रेरित होता है। क्या होता है? ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन प्रेरित होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है यानी कि एक ट्रांसफार्मर में यानी कि तांबे के नुकसान का निर्धारित कैसे करते हैं। तो दोस्तों यानी कि कॉपर लॉस जो ज्ञात किया जाता है वो शॉर्ट सर्किट से ज्ञात किया जाता है। किससे? यानी कि शॉर्ट सर्किट से ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि शॉर्ट सर्किट। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है यानी कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न है फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि नियत हानि को कम करने के लिए, बी में यानी कि विद्युत व्यक्तिकरण को कम करने के लिए, सी में यानी कि ध्वनि की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, और डी में है यानी कि दोस्तों यानी कि रिसीवर की दक्षता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि फेराइट कोर का जो उपयोग करते हैं यानी कि विद्युत व्यक्तिकरण को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज के अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि बड़े ट्रांसफार्मर में चरमबंध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है। तो दोस्तों यानी कि चरमबंध व्यवस्था जो करते हैं उससे यानी कि कॉपर जो हानि होता है वो कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसा किसमें दिया है? तांबे के उपयोग को कम करता है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉपर यानी कि यूज जो होता है, कॉपर का यूज जो होता है वो कम हो जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है यानी कि ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रेदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि ब्रेदर में जो होता है यानी कि सिलिका जेल होता है। क्या होता है? यानी कि सिलिका जेल भरा होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है यानी कि सिलिका जेल। ऑप्शन नंबर यानी कि ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस यानी कि शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसमें कह रहा है? पोल समायोजित में। ठीक है, और दोस्तों यानी कि पोल समायोजित में जो प्रयोग करते हैं वो यानी कि ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल का प्रयोग करते हैं। यानी कि तेल प्राकृतिक और हवा प्राकृतिक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है दोस्तों ये एमआई क्वेश्चन है, इसको मिस करके कोई भी एग्जाम में नहीं जाना है। ठीक है, ये यानी कि एमआई क्वेश्चन है सभी के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है। तो देखिए दोस्तों यानी कि स्टील जो होता है, ठीक है, यानी कि स्टील जो होता है ये 93% होता है। ठीक है, कितना? 93%। वहीं पे सिलिकॉन जो होता है दोस्तों यानी कि सिलिकॉन जो होता है यानी कि 7% होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टील 93, सिलिकॉन 7%। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि स्टील 97, तो ये तो गलत है। स्टील 95 भी गलत है। सी में स्टील 93 और सिलिकॉन यानी कि 7%। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत एमआई क्वेश्चन है, इसको भूल करके जाना नहीं एग्जाम में। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, आज का अगला प्रश्न है यानी कि बिजली ट्रांसफार्मर टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है। ठीक है,
यानी कि टेप चेंजिंग जो होता है उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए में कहा प्राथमिक वोल्टेज को स्थिर बनाए रखते, तो प्राथमिक वोल्टेज को स्थिर तो बनाता नहीं टेप चेंजर। बी में है यानी कि वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले, चलिए ठीक है। सी है यानी कि द्वितीयक वोल्टेज को स्थिर बनाए रखे, स्थिर तो बना नहीं सकता है। डी में है यानी कि अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करे, ऐसा भी नहीं होता है। तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए तो वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलने के लिए यानी कि टेप चेंजर का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छा से समझे होंगे सारा प्रश्न। अगर कोई भी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ यानी कि नए प्रश्न के लिए नए वीडियो में आप लोगों का यानी कि स्वागत है, इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों निमी एक ऐसा सेट है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है एग्जाम, कोई भी टेक्निकल एग्जाम में। तो आप लोग इस सेट को भूलकर भी मिस करके एग्जाम देने नहीं जाना है, इसको सेट कर यानी कि सेट को पूरा करके ही एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।